हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, क्लास 7 का ये चैप्टर हमने पेज नंबर 62 तक डिस्कस कर लिया था। अब चलिए इसको नेक्स्ट पेज से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे एक्सप्लोजन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। जैसे मान लीजिए पटाखे वगैरह फूटते हैं, जो एक्सप्लोजन होता है फायरवर्क का, यानी कि एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क जो है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क है वो एक केमिकल चेंज है। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे एक्सप्लोजन प्रोड्यूस क्या करता है, हीट, लाइट, गैस, सब कुछ प्रोड्यूस करता है ना। हीट, लाइट, गैस, साउंड और अनप्लीजेंट गैस, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है और पॉल्यूट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को। तो याद रखना है कि एक्सप्लोजन से हीट, लाइट, गैस, साउंड, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। ठीक है, दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर क्रैकर्स। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि फायर क्रैकर के साथ मत खेलो। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड। जब फूड स्पॉइल्ड हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल, वो एक गंदी स्मेल निकालता है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. जैसे एप्पल आप काट के रख दीजिए, थोड़ी देर उसको अगर आप ना खाए तो ब्राउनिश कलर का होने लगता है, ब्राउन कलर का होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। ठीक है, इफ you have seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with slice of potato or brinjal. The change of color in these cases is due to the formation of new substance. यहाँ पे देखिए जो चेंज ऑफ कलर हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हो रहा है, वहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है, वहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नया सब्सटेंस फॉर्म होने से इन सभी केसेस में, चाहे सेब काट के रख दो, चाहे बैगन काट के रख दो, चाहे पोटैटो काट के रख दो, इन सभी केसेस में आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया चेंज आ रहा है। ठीक है, अब एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में क्या बात आ रही है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा। तो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन। तो जो ओजोन लेयर है जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है वो हमें प्रोटेक्ट करती है उस हार्मफुल रेडिएशन से जो कि सन से आता है, जो कि सूरज से आता है। कौन सा रेडिएशन? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आता है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ओजोन जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है इस रेडिएशन को और ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक, ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। आपको पता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है और ओजोन का फॉर्मूला O3 है। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिए जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन। अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब ना हो तो इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। अगर ओजोन इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ना एब्जॉर्ब करे तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे पास तक आएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि किस तरह से ओजोन हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचा रही है। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन जो एक शील्ड की तरह, एक कवर की तरह, एक छतरी की तरह काम करता है जो हमें इस हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो ये हो गया ओजोन के बारे में। ये एक चीज़ हमने समझ लिया। तो देखिए केमिकल चेंज यहाँ बता रहे हैं, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। आप ऑब्जर्व करते रहिए चीज़ों को, जो भी फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं आप देखिए वहाँ कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केमिकल चेंज आ रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? मतलब लोहे में जंग लगना। जैसे लोहा है उसमें हवा पानी के कांटेक्ट में अगर रख दिया जाए तो उसमें जंग लगने लगता है। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज दम। ये एक ऐसा चेंज है जो लोहे की चीज़ों को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और ख़त्म कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है।
ठीक है। तो रस्टिंग यानी कि जंग लगना जो है लोहे को ख़राब करता है। सिंस आयरन इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, क्योंकि आयरन देखिए बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, चाहे ब्रिज हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे शिप हो, बहुत जगहों पे लोहे का यूज़ होता है। तो द मॉनेटरी लॉस, तो जंग की वजह से जो पैसे का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा होता है। इवन देखा मेरे घर में, मैंने देखा था 2 वॉल हैंगर रखे होते जिसमें कपड़े टांगते हैं हम दीवार में गाड़ के, वो 2 रखे थे कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उसमें हल्का फुल्का पानी या हवा लग रहा होगा, तो उसमें रस्टिंग की वजह से वो इतना सॉफ्ट हो गया, इतना नरम हो गया कि वो एक हाथ से एक उंगली से ऐसे मोड़ दो तो मुड़ जा रहा है। इसका मतलब पूरा ख़राब हो गया वो। तो ख़राब हो रहा है, यानी कि रस्टिंग से लोहे की चीज़ें ख़राब हो रही है, तो इसमें पैसे का भी तो नुकसान हो रहा है भाई। एक अभी हैंगर खरीदने जाओ तो कम से कम 50-100 रुपये का मिलता है, तो देखिए मैंने पैसे का भी नुकसान हो रहा है। यानी कि रस्टिंग इतनी ख़राब चीज़ है कि रस्टिंग जो है हमें नुकसान पहुंचा रही है, रस्टिंग जो है हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारी चीज़ों को ख़राब कर दे रही है, तो बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आगे बता रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग है उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, हम जैसे आयरन है Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर, दोनों चीज लिया, प्लस H2O, यानी कि जो रस्टिंग है वो आयरन में तो होगी, लेकिन उसके साथ में ऑक्सीजन और वाटर भी होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन और वाटर है तो ही ये रस्टिंग अच्छे से हो पाती है। तो उसमें क्या बना देता है, ये रस्ट बनाता है, आयरन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं Fe2O3। याद रखिएगा रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 जिसका फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 जिसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। Fe2O3 क्या है, आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट। तो ये रस्ट बनता है और एक तरह से लोहा एक पाउडरी फॉर्म में बन के बह के चला जाता है, उड़ के चला जाता है, या कहीं भी चला जाता है वो। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग को होने के लिए एसेंशियल चीज़ क्या है, एसेंशियल मतलब ज़रूरी। तो ज़रूरी चीज़ क्या है, पानी और हवा का होना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं है तो कम से कम वाटर वेपर तो हो ही। तो यानी कि गीलापन और ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में वहाँ मौजूद होना चाहिए। अगर गीलापन और ऑक्सीजन वहाँ मौजूद है तो रस्टिंग ज़रूर होगी। ठीक है, In fact, if the content of moisture in the air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. अगर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो, ज़्यादा गीलापन हो, मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो तो भी क्या होता है, तो भी रस्टिंग क्या होती है, उससे तेज़ी से होती है। ध्यान रखना, अगर कंटेंट ज़्यादा है मॉइस्चर का, गीलापन अगर ज़्यादा है वहाँ पे लोहे के आसपास, तो लोहे में रस्टिंग बहुत तेज़ी से होगी। ठीक, ये हो गया, रस्टिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, रस्टिंग बहुत नुकसान पहुँचाता है। वाटर वेपर या वाटर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रस्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो क्यों रस्टिंग हो रही है, ऐसे हो रही है रस्टिंग। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि रस्टिंग तेज़ी से हो रही है अगर कंटेंट ज़्यादा होगा। अब कैसे रोक सकते हैं रस्टिंग को, भाई रस्टिंग से बचा कैसे जा सकता है। भाई रस्टिंग से हम जानते हैं हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमें बहुत नुकसान हो रहा है, लोहे की चीज़ें सब ख़राब हो रही है। कैसे बचेंगे इससे हम, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो आपको क्या करना है कि जो भी आयरन की चीज़ें हैं, जो भी लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं, उनको आपको पानी या हवा इन सभी के कांटेक्ट में आने से बचाना है। ठीक है, तो हवा पानी इन सभी के कांटेक्ट में आने से आपको बचाना है। किसको, लोहे की चीज़ों को। ठीक है, तो कैसे बचाएंगे हम, वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक आसान सा तरीका है कि लोहे की चीज़ के ऊपर या तो ग्रीस लगा दो या तो पेंट लगा दो, तो उसमें हवा पानी का कांटेक्ट नहीं होगा। जब लोहे पर हवा पानी होगा तो क्या होगा, लोहे में रस्टिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोहे को पेंट कर दो, उस पर पेंट कर दो या उस पर ग्रीस लगा दो। ठीक है, इससे रस्टिंग नहीं होगी। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ऐसा नहीं कि एक बार लगा जाए तो बस ज़िंदगी भर चलेगा, नहीं। जैसे ही देखो कुछ दिन हो गया, कुछ हल्का हल्का वहाँ से छूट रहा है पेंट या ग्रीस हट रहा है, तो फिर से उस पर पेंट कर दो या ग्रीस लगा लो। सबसे अच्छा तरीका मैंने देखा पेंट कर दो। और जैसे मेरा देखिए घर पे एक दरवाजा है लोहे का, तो उसको मैं पेंट किया हुआ, उसमें देखो रस्टिंग नहीं हो रही है, सालों साल से वो दरवाज़ा चल रहा है। अगर उस पर पेंट ना किया जाए तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी, दरवाज़ा टूट फूट के सड़ के बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से कैसे दरवाजे को सड़ा देगा, लोहे के दरवाजे को रस्टिंग सड़ा देगी, आपको उसको तोड़ फोड़ के कचड़े में फेंकना पड़ेगा। तो रस्टिंग इतनी खतरनाक चीज़ है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि पेंट कर दो, और फिर जैसे ही हल्का फुल्का उस पर से वो हटे तो दोबारा उसमें पेंट लगा दो। यानी कि रेगुलरली आपको पेंटिंग वगैरह करती रहेगी, करते रहना पड़ेगा। तो हमारी जो क्या है, हमारी जो लोहे की जो सरफेस है, लोहे से जो बनी हुई चीज़ें जो भी हैं वो सारी सुरक्षित
रहेंगी अगर आप क्या करते हो, अगर आप उसमें पेंटिंग या ग्रीस वगैरह लगाते रहते हो तो। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। अनदर वे टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। एक और तरीका हो सकता है कि भाई आयरन के ऊपर या तो क्रोमियम या जिंक की एक लेयर लगा दो। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई इन्होंने कि एक और तरीका है रस्टिंग से बचने का। वो क्या है कि आप लोहे के ऊपर या तो क्रोमियम या तो जिंक की एक लेयर्स के ऊपर कैसे भी कोट कर दो, या तो पेंट कोट करो या तो ग्रीस लगाओ या तो किसी दूसरे मेटल की लेयर उस आयरन के ऊपर लगा दो। यानी कि आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर एक और मेटल की लेयर लगा दो। कौन से मेटल की लेयर? तो क्रोमियम या जिंक। तो क्रोमियम या जिंक की लेयर अगर आप आयरन के ऊपर लगा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगेगा, उसमें रस्टिंग नहीं होगी। तो हम इस तरह से क्रोमियम या जिंक की लेयर लगा करके भी आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया है ये वाला पेज नंबर 63। इसके बाद देखिए हमारा सिर्फ एक पेज बचा है जो कल डिस्कस करके हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, फिर समरी भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करते रहना है। तो कल ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और तब तक आप जितना भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कीजिए, चीज़ों को लिखिए, नोट्स बनाइए और जो भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ज़रूर आप मैसेज करके मुझसे पूछिए। और ये सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, फेयर कॉपी में करिए, इसको सबको लिखिए, याद करिए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछिए। आप लोग पूछते भी नहीं हैं, आप लोगों को पूछना चाहिए जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है। So students, you have to go through the whole chapter and you have to do the exercises. Only one page is remaining that we will discuss in our next presentation. So till here we have discussed today. आप इसको पढ़िए, समझिए, वीडियो को एक बार दो बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।